हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेजिलियंस पे। मैं हूं आदर्श सिंह। पिछली वीडियो में हमने इकोनॉमिक क्लास 9 एनसीईआरटी के पहले चैप्टर में की बात की थी। पहले चैप्टर में हमने जो भी बात थी उसको कवर किया था और आज हम कवर करेंगे इकोनॉमी एनसीईआरटी क्लास 9 का दूसरा चैप्टर। दूसरे चैप्टर में क्या है? संसाधन के रूप में लोग। हम जानेंगे कि नहीं मानव संसाधन क्या है और इसका मीनिंग क्या है, इसका उपयोगिता क्या है अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये मानव संसाधन है क्या। ठीक है, तो हम देखते हैं जैसे कोई भी देश है या कोई भी राष्ट्र है, जनसंख्या तो वहाँ पर रहेगी। जहाँ जनसंख्या रहती है वहीं जनसंख्या से ही अपने देश या राष्ट्र की निर्माण होती है। ठीक है, अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें कि अर्थव्यवस्था का इससे क्या लेना देना है, तो जो लोग हैं उनका क्या दायित्व है, उनका क्या दायित्व है। देखिए, जनसंख्या होने से कोई देश ग्रोथ नहीं करता है या कोई किसी देश में वृद्धि नहीं होती है। वहाँ के जो लोग हैं कितने स्किल्ड हैं, कितनी उन लोगों के पास कौशल है, कितनी नॉलेज है, इस पर डिपेंड करता है कि वो देश कितना ग्रोथ कर रहा है। तो हम देखेंगे कि जो मानव संसाधन होता है वो क्या होता है। जैसे शिक्षा की बात कर लें, एजुकेशन की और ट्रेनिंग की बात कर ले हम, मेडिकल सेवा की। ठीक है, तो जो शिक्षा होती है मानव जीवन में बहुत उपयोगी, तो बहुत ज़रूरी होती है। जब तक आपके पास शिक्षा नहीं है तब तक आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी बात जो बेसिक चीज़ होती है, शिक्षा जो है आपकी बहुत बेसिक चीज़ होती है। तो शिक्षा, अगर आपके पास शिक्षा है तो आप अपने देश के प्रति अपना विकास तो आप कर ही पाएंगे, साथ में अपने आपके देश का भी विकास होगा। ठीक है, डायरेक्ट रूप से डायरेक्टली अपना विकास करेंगे और इनडायरेक्टली अपने देश का विकास होगा। होगा क्या कि जैसे आपके पास जितना पैसा होगा आप उतना इन्वेस्टमेंट भी तो करेंगे। ठीक है, पैसा आपके पास ज़्यादा होगा, बड़ी गाड़ी लेंगे, उसके लिए ड्राइवर हायर करेंगे और अब बिल्डिंग बनाएंगे, तो जो जितने मजदूर होंगे काम करेंगे उनको भी तो बेनिफिट होगा। उसके बाद काम करने के लिए घर पर नौकर रखेंगे। तो वो आप एजुकेटेड हैं, एजुकेटेड होने के बाद जो आपके पास पैसा है तो वो पैसा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उससे और लोगों का भी विकास हो रहा है। ठीक है, तो आज हम इसी की बात करेंगे कि जो मानव संसाधन है, तो मानव कैसे अपने देश में एक पूंजी के रूप में है। मानव जैसे अब जनसंख्या को मानव पूंजी में कैसे बदल सकते हैं। अब ये तो है नहीं, भीड़ जहाँ अगर हम बात करें चीन की, तो चीन में तो इस समय सबसे अधिक जनसंख्या है, भारत दूसरे नंबर पे है। तो क्या भारत तो सबसे डेवलप कंट्री है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए जापान जो है, जापान की जनसंख्या कितनी है? बहुत कम है, फिर भी वो डेवलप है। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं और वहाँ के जो व्यवस्था है वो सबसे अधिक शिक्षा पे काम करती है और स्किल्ड पे काम करती है कि लोगों के अंदर स्किल्ड कैसे डेवलप होगा, कैसे नई चीज़ें, नई टेक्निक को कैसे हम वो इन्वेंशन पे काम करती है, इसलिए वो वहाँ पे वो लोग डेवलप हैं। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि नहीं, जनसंख्या को मानव पूंजी में कैसे बदल सकते हैं। ठीक, वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। जो मानव पूंजी होता है, जैसे मान लीजिए कि हम हैं या कोई भी एक है, उस सबके अंदर एक स्किल होता है। हर व्यक्ति के अंदर एक स्किल होता है। कोई पेशे से डॉक्टर है, कोई पेशे से शिक्षक है, कोई कपड़ा सिल रहा है, कोई जूता सिल रहा है। तो वो अपने तरीके से अपना काम कर रहा है। ठीक है, तो संसाधन के रूप में अगर हम देखें, संसाधन के रूप में जो लोग हैं, जैसे बात करते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद की, जीएनपी। ठीक है, ग्रास नेशनल, यहाँ पे हो जाएगा जीएनपी प्रोडक्ट, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, जीएनपी। तो ऐसा तो है नहीं कि नहीं जीएनपी में ग्रोथ होने लगेगा बस जनसंख्या होने से। जनसंख्या के होने से बस ग्रोथ नहीं होगा। सबसे बड़ी बात होती है कि मानव संसाधन की बात, मानव संसाधन जो है
जन दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है, एक मानव संसाधन। यह विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है। ठीक है, देखिए कैसे, अगर हम बात करें इसका, अगर निगेटिव देखें तो भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं की बात कर लें तो समस्या है देश में, वाकई में ये समस्या है कि बहुत लोगों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। ठीक है, शिक्षा एक बहुत बड़ी पूंजी है। जैसे जो शिक्षित माता पिता होते हैं, शिक्षित जो परिवार होता है, वो किस पे काम करता है, वो अपने बच्चों को कैसे भी पढ़ाता है, कैसे भी उसको पता है कि नहीं आने वाले समय में जो शिक्षा से जो बच्चा कर पाएगा जीवन में, वो बिना शिक्षा का नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो शिक्षित माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों को कैसे भी करके पढ़ाते हैं, क्योंकि शिक्षा के अनेक फायदे हैं। ठीक है, अगर हम बात कर लें, जैसे ये है, ये लड़की पूछ रही है कि मानव संसाधन क्या है, क्या यह भूमि अथवा श्रम के समान है। लड़का बोल रहा है नहीं, यह उससे भी ऊपर है, ये उससे भी अधिक है। तो सही बात है, भूमि और श्रम के समान तो ये एक अपना एक कौशल है। फिर पूछती है मानव पूंजी क्या है, क्या यह रुपया, पैसा अथवा डॉलर के समान है। नहीं, यह उससे भी अधिक है, लड़का बोलता है। ठीक है, मानव पूंजी में क्या निवेश है, शिक्षा हो गया, प्रशिक्षण हो गया, स्वास्थ्य सेवा हो गया। ठीक है, यह भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है। जैसे कोई डॉक्टर है, वो किसी का इलाज कर रहा है, कोई टीचर है, वो शिक्षित कर रहा है छात्रों को, बच्चों को, और कोई जैसे आजकल ITI UITI जैसे चलता है, इंडियन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट करके, वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को। और बाकी सरकार की भी कई योजनाएं हैं जिससे बच्चों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो इससे क्या है कि जब लोगों में एक बेहतर शिक्षा होगी, लोग जब प्रशिक्षित होंगे और उच्च जब शिक्षा मिलेगी लोगों को, तो ऑटोमेटिक ग्रोथ होने लगेगा। देखिए, जब उच्च शिक्षा मिलने के बाद वो कहीं, अगर मान लीजिए कोई IAS PCS बनता है, तो खुद का तो विकास करता ही है, लेकिन उसके सोसाइटी का भी उससे विकास होता है। कैसे, उसकी हम बात करते हैं। तो सोसाइटी का विकास कैसे होता है, तो सोसाइटी में जितने लोग हैं वो लोग एक तरह से, तो ये कह लीजिए कि जो छात्र हैं, पढ़ रहे हैं, वो मोटिवेट होंगे और वो सोचेंगे कि नहीं, कुछ हम अच्छा पढ़ाई करके कर सकते, उसका महत्व वो जानेंगे। और उसके बाद आपके पास जो भी पैसे आएंगे तो आप क्या करेंगे, उससे अपना विकास करेंगे, गाड़ी लेंगे, बंगला लेंगे, या घर में नौकर लगाएंगे, तो उन लोगों को भी नौकरी मिलेगी, पैसा मिलेगा। ठीक है, देखिए मानव पूंजी की बात कर लें कि मानव पूंजी है क्या। मानव पूंजी, देखिए डॉक्टर हैं, ये क्या कर रहे हैं, पेशेंट देख रहे हैं। ये क्या है, टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं। ट्रेलर हैं, ठीक है, ये मैकेनिक हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो ये मानव पूंजी है, एक स्किल है, ये एक स्किल है। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, ध्यान देने की बात है कि मानव पूंजी क्या है, शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा के द्वारा भौतिक पूंजी की भांति प्रतिफल प्रदान करता है। मतलब आपके पास शिक्षा है तो आप देश के लिए, देश के विकास में सहयोग प्रदान कर सकते हैं बेहतर तरीके से। अगर आपके पास बेहतर शिक्षा है तो बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और यह आवश्यक नहीं है कि एक विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व ही हो। ठीक है, मानव पूंजी में निवेश द्वारा इसे एक उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए सबके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग में औद्योगिक और कृषि श्रमिकों का प्रशिक्षण, उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर संसाधनों के द्वारा। ठीक है, स्पेंड के बाद ये हुआ, मतलब होता है स्पेंड। ठीक है, अब इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि मानव पूंजी जो है कैसे डेवलप होता है। जैसे दो मित्र हैं, दो मित्र कौन कौन, एक विलास और एक सकल। जो सकल रहता है
वो दोनों एक ही गांव के हैं। शकल शकल की आयु कितनी, 12 वर्ष की है। उसकी माँ शीला, इसकी माँ शकल की माँ जो शीला है वो घर का काम काज देखती है। एक चीज़ ये भी देखिए कि हमारे देश की जितनी महिलाएं हैं काम तो करती हैं, लेकिन घर का जो भी काम है उसका जीडीपी में कोई योगदान नहीं, उसको कहीं नहीं जोड़ा जाता, वो विदाउट पे है, बिना किसी पेमेंट का वो काम करती हैं। लेकिन वो क्या करती है, शीला घर का काम काज देखती हैं। शीला कौन है, इनकी माता जी शकल की। उसके पिता बूटा चौधरी खेत में काम करते थे। शकल घर के काम काज में अपनी माँ की मदद करता था। वह अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू की देखभाल भी करता था। उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, लेकिन वह घर में बेकार बैठे थे। उनके चाचा क्या थे, मैट्रिक की परीक्षा तो पास की थी लेकिन घर में वो बेकार बैठे हुए थे क्योंकि उन्हें नौकरी नहीं मिली थी। बूटा और शीला चाहते थे कि उनका बेटा शकल पढ़े लिखे। वे उस पर गांव के स्कूल में नाम लिखवाने के लिए जोर देते थे, जिसमें उसने शीघ्र प्रवेश पा लिया। उसका एडमिशन भी हो गया, उसने पढ़ाई भी शुरू कर दिया और उसके बाद उच्चतम शिक्षा भी उसने प्राप्त कर ली। ठीक है, और उसके बाद उसने कंप्यूटर में कोर्स भी है, कंप्यूटर के व्यावसायिक कोर्स में उसने कोर्स किया। ठीक, व्यावसायिक कोर्स में उसने अध्ययन किया और उसके बाद उसको कुछ दिन के बाद उसको प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल जाती है, उसको शकल को। और उसने उसी कंपनी में एक सॉफ्टवेयर भी डिजाइन करता है। किसके लिए, उस कंपनी के लिए। और जब सॉफ्टवेयर डिजाइन करता है उससे क्या होता है कि उसकी कंपनी में बिक्री बढ़ जाती है, उसके बाद उसका प्रमोशन भी हो जाता है। तो देखिए उसके अंदर स्किल था, उसने पढ़ाई की, पढ़ाई करके नौकरी पा लिया। नौकरी पाने के बाद उस कंपनी के लिए कुछ अच्छा किया, कंपनी खुश होकर के उसको प्रमोट कर देती है। तो यहाँ पे देखिए कहने का पर्पज यही है कि जो शिक्षा है, जो स्किल है मानव के अंदर, जो अपना स्किल है, जो कौशल है, उससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले लोगों के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आजकल तो शिक्षा का माध्यम अब ऑनलाइन ही हो गया है, लोग ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे हैं। मानव पूंजी जो है, मानव पूंजी की हम बात कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि ठीक है, ये शकल शकल तो यहाँ नौकरी पा जाता है, लेकिन इसका दोस्त जो होता है विलास, विलास का देखिए यहाँ पे ये चित्र दिखाया गया, ये शकल है, ये नौकरी पा जाता है। नौकरी पाने के बाद ये अपना घर बिल्डिंग सब बनवा लेता है। और कैसे बनवा पाता है, शिक्षा से। मेन पर्पज कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि शिक्षा से ही ये हासिल कर पाता है। शिक्षा कितना जरूरी है मानव जीवन में, ये इसको यहाँ पे दर्शाया गया है कि शिक्षा से आप क्या कर सकते हैं। अब देखिए विलास, दूसरा जो विलास है वो एक गरीब घर में जन्मा लड़का है। उसके पिता क्या रहते हैं, मछुआरे रहते हैं। जब वो 2 वर्ष का होता है तो उसके पिताजी एक्सपायर कर जाते हैं। तो उसमें इसकी क्या गलती है, किस्मत की बात है। वो 2 वर्ष का था तभी उसके पिताजी एक्सपायर कर गए, उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। तो फिर उसकी माँ जो है क्या करती हैं, मछली बेच करके अपने परिवार को पालती हैं, पोसती हैं। वह जमींदार के तालाब से, जो वहाँ के बड़े जमींदार होते हैं उन लोगों के तालाब से मछलियाँ खरीदती हैं और पास के मंडी में बेचती हैं। और दिन भर में उनको केवल 150 रुपया वो कमा पाती हैं, 150 रुपया मात्र वो कमा पाती हैं, 150 रुपया। और विलास जो है गठिया का रोगी हो जाता है बेचारा की। इतनी किस्मत खराब थी कि फिर उसकी गठिया की बीमारी भी हो जाती है और उसकी माँ के पास इतना पैसा नहीं था कि वो किसी डॉक्टर को दिखाया। और उसका पढ़ने में मन नहीं लगता था। इस वजह से वो क्या खाना बनाने में अपनी माँ की मदद करता था और अपने भाई मोहन की देखभाल करता था। कुछ समय पश्चात उसकी माँ बीमार पड़ गई और उसका देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था, परिवार में उनकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था। अब लास्ट में सिचुएशन ये आता है कि विलास को
अब वो अपने माता जी का जो काम रहता है मछली बेचने वाला, अब वो करता है यहाँ पे, वही काम करता है। अब यहाँ पे ये विलास है और ये सकल है। सकल पढ़ाई लिखाई अच्छा करता है, अच्छी नौकरी मिल जाती है और नौकरी से इसको प्रमोशन भी हो जाता है। तो देखिए शिक्षा का कितना महत्व है, यहाँ पे साफ ये दर्शाया गया है कि पूंजी में, मानव संसाधन में शिक्षा का कितना महत्व है। जब तक आप शिक्षित नहीं हैं कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए आपको अपना अधिकार जानने के लिए भी शिक्षित होना चाहिए। शिक्षा एक आवश्यकता है आपकी, ये आपकी आवश्यकता है। बिना शिक्षा के आप अपने अधिकार को भी नहीं जान सकते हैं जब तक आपके पास शिक्षा नहीं है। तो शिक्षा आपकी क्या है, बेसिक नीड है, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इसमें यही बताया गया कि दो व्यक्ति हैं, सकल और विलास। सकल क्या स्कूल तो जाता था और विलास स्कूल नहीं जाता था। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि सकल स्कूल जाता था, पढ़ाई करता था, उसका पढ़ने में मन लगता था, इसलिए नौकरी उसको मिल गई और वो देश के प्रति, अपने राज्य और वो गांव में, देखिए उसका तो विकास हुआ खुद का, अपने गांव में भी तो उसका, उसकी सोसाइटी, उसके समाज में भी तो विकास हुआ, उसके समाज के साथ साथ उसका देश में विकास हुआ। अब है क्या कि जब उसकी इनकम बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगा तो वो पैसा कहीं ना कहीं देश में ही तो जाएगा। इनकम बढ़ने के साथ साथ अगर एक गाड़ी खरीदने गया तो उसका जो टैक्स देगा अपने देश को ही जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ खरीद रहा है तो उसका टैक्स जो है अपने देश में ही जाएगा। ठीक है, तो वो मानव संसाधन में एक शिक्षा का अहम रोल है, एक तरह से कहिए तो अहम रोल है शिक्षा का। और सकल जो है शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट था, वो स्वस्थ था, उससे बार बार डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। और बिलास जो था वो गठिया का रोगी था। अब गठिया का रोगी होने की वजह से वो स्कूल नहीं जा पाता था। और सकल ने कंप्यूटर में डिग्री प्राप्त की, आपको बताई दी है कि उसने डिग्री प्राप्त की और नौकरी मिल गई उसको। नौकरी मिलने के बाद वो अपने जीवन में अच्छा कर लिया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे पुरुष और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप पे, कि पुरुष और महिला में क्या डिफरेंस है। अब जैसे यहाँ पे हम देख लीजिए, बता रहे हैं एक बच्चा भी जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया गया है भविष्य में उच्च आय और समाज को बृहद योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल दे सकता है। एक कोई भी लड़का है, उसके ऊपर अगर शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाएगा तो आने वाले समय में वो शिक्षा के बदौलत इतना वो अपने आप को डेवलप कर लेगा, इतना अपने आप को काबिल बना लेगा। देखिए काबिलियत की बात कर रहे हैं यहाँ पे, काबिल बना लेगा इतना अपने आप को कि वो उससे बहुत कुछ कर सकता है। जब तक आपके अंदर काबिलियत नहीं है ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो शिक्षा से जब काबिलियत आएगी आप बहुत कुछ कर सकते। इसमें दिया कि समाज को बृहद योगदान के रूप में अधिक प्रतिबल देगा, मतलब समाज को, अपने सोसाइटी को वो बहुत आगे लेके जा सकता है। यह देखा जाता है कि शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं। जो भी शिक्षित माँ बाप हैं वो क्या करते हैं, अपने बच्चों पर शिक्षा के लिए जितना चाहे उतना निवेश करते हैं। वो उनको ये नहीं रहता कि नहीं हमको बैंक बैलेंस करना है और बच्चों को हम कोई बात नहीं, घूम रहा है घूमने दो, हमारा पैसा बचा है, कम से कम बैंक में पड़ा तो है। लेकिन जो शिक्षित माँ बाप हैं वो ये ऐसा नहीं सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि बैंक में हम पैसा रख के क्या करेंगे, अगर बच्चा शिक्षित हो जाएगा तो ये जितना बैंक में हम बचा लेंगे उससे दोगुना वो कमा सकता है, उससे दोगुना वो ला सकता है। इसलिए वो शिक्षा पे जोर देते हैं और वो चाहते हैं कि कैसे भी मेरा बच्चा पढ़ लिख करके जीवन में कुछ अच्छा बने। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका सपना होता है आईएएस आईपीएस बनना। तो जो आईएएस आईपीएस बनेगा तो वो समाज के लिए तो बहुत कुछ कर सकता है और सोसाइटी के लिए बहुत। उस आईएएस आदमी क्यों बनता है, उसके अंदर देखिए आईएएस अगर कहा जाए सही तरीके से तो वो एक समाज का प्रतिनिधि है। वो उसको समावेशी विकास करने की जरूरत है। वो समाज का जो अंतिम व्यक्ति है वहाँ उसका वो प्रतिनिधित्व करने के लिए आईएएस को चुना जाता है, आईएएस को आईएएस बनाया जाता है। लेकिन आजकल का अपने देश का दुर्भाग्य कहिए या जो कहिए, लोग पावर का गलत इस्तेमाल भी करने लगे हैं। वो आईएएस हो चाहे आईपीएस हो चाहे जो हो, चाहे एक सांसद हो चाहे विधायक हो, अब वो चीज़ रही नहीं गया है।
सब ऐसा नहीं है, सबको नहीं कर सकते, सब ऐसे हैं कुछ। तो एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है ना, वैसे ही है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने स्वयं भी शिक्षा के महत्व को अनुभव किया होता है। जो शिक्षित माँ बाप होते हैं वो जानते हैं कि नहीं शिक्षा का महत्व क्या है, इसलिए वो अपने बच्चों को शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं। वे उचित पोषण और स्वच्छता के प्रति भी सचेत होते हैं कि ताकि बच्चे को कोई बीमारी ना हो। उचित पोषण, अच्छा पोषण होगा, अच्छी स्वच्छता रहेगी उसके पास, तो कोई बीमारी नहीं होगी। ठीक है। इसी प्रकार वे अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखते हैं कि स्कूल शिक्षा के लिए किस किस की ज़रूरत है, उसका भी वो ध्यान रखते हैं। इस तरह इस मामले में एक अच्छा चक्र बन जाता है। इसके विपरीत स्वयं भी अशिक्षित और अस्वच्छता तथा सुविधा वंचित स्थिति में रहने वाले माँ बाप एक दुष्चक्र सृजित कर लेते हैं और अपने बच्चों को अपनी ही तरह सुविधाओं से वंचित स्थिति में रखते हैं। देखिए बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा होते हुए भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, और बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा भी नहीं है लेकिन फिर भी वो पढ़ाने के लिए, अगर लड़का के अंदर जुनून है कि नहीं लड़का पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ाते हैं कैसे भी करके। और बच्चों को भी चाहिए कि नहीं, अगर माँ बाप कैसे भी करके पढ़ा रहे हैं कहीं से, तो उसको भी ईमानदारी से अपने कार्य का निर्वहन करना चाहिए। उसको सोचना चाहिए कि नहीं पैसा कहाँ से आ रहा है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि नहीं, उनको ये लगता है कि नहीं मेरे पास पैसा नहीं है, हम कैसे पढ़ा पाएंगे, क्या करेंगे, छोड़ो हटाओ, हम जैसे तैसे जी रहे हैं, इसका भी जीवन जैसे तैसे कट जाएगा जैसे मेरा कट गया। तो ऐसे नहीं होता है, इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। देखिए हम जापान देश की भी बात कर रहे थे, बताए थे, तो जापान जैसे देशों ने मानव संसाधन पर निवेश किया है। ठीक, उनके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था। यह विकसित धनी देश है, ये क्या है, बहुत धनी देश है। वे अपने देश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं। वे कैसे धनी बने, कैसे विकसित बने, वो ये सोचते हैं कि हमारा विकास कैसे हो, कैसे हम धनी बने, कैसे नया चीज़ें लाएंगे, कैसे इन्वेंशन करेंगे, वो इस पे ध्यान देते हैं। उन्होंने लोगों में विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया। उन्होंने सबसे अधिक अगर किसी व्यक्ति पे निवेश किया तो किस पे किया, शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे, कि शिक्षा कैसे बेहतर हो सके, स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो सके। अगर ये दो चीज़ बेहतर है तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, वो विकास होने लगेगा। जीवन में दो ही चीज़ महत्वपूर्ण होता है, शिक्षा और स्वास्थ्य। अगर व्यक्ति स्वस्थ है, शिक्षित है, तो वो कर सकता है कुछ भी। उन लोगों ने भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग किया है। इन लोगों ने जो कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की, उसी से ये देश क्या हुआ, धनी बना। देखिए ऊपर एक चीज था, उसको हम बताना भूल गए, शायद हम बता दे रहे हैं। एक मिनट, हाँ, इसकी हम बात कर ले। ये भारत की हरित क्रांति की बात कर ले। जब हरित क्रांति आया था तो ये किस प्रकार से लोगों में एक क्रांति, इसको हरित क्रांति क्यों कहा गया? ये इसलिए कि पहले जो हम लोग का अनाज उत्पादन होता था, वो अगर मान लीजिए 1 बीघा में अगर 10 किलो गेहूँ हो रहा है, तो हरित क्रांति आने के बाद वो बीज जो रिसर्च करके जो बीज बनाए गए, वो क्या हुआ कि 1 बीघे में अगर 10 किलो गेहूँ होता तो 1 बीघे में 50 किलो गेहूँ होने लगा, 1 बीघे में 1 कुंटल गेहूँ होने लगा। ऐसे गेहूँ, अब ज़मीन तो बढ़ नहीं सकती। 1 बीघा अगर आपके पास ज़मीन है, ज़मीन तो नहीं बढ़ सकती ना। तो इसके लिए आप क्या चाहेंगे? अब यही सोचेंगे कि नहीं कुछ ऐसा बीज या कुछ ऐसा रिसर्च करें ताकि जो हमारा जो दर है 1 बीघे में अगर 10 किलो का है, तो 1 बीघे में हम ऐसा बीज क्यों ना इसमें लगाएं कि वो 1 बीघे में 1 कुंटल हमारा धान या गेहूँ जो भी है वो उसका डबल ट्रिपल हो। इसको हम क्या कर सकते हैं, रिसर्च करके या उसमें शोध करके उसको हम उगा सकते हैं उसमें। तो वो कैसे संभव हुआ? कैसे संभव हुआ? मानव संसाधन से संभव हुआ ना, शिक्षा से संभव हुआ ना, ज्ञान से ही संभव हुआ। बिना ज्ञान का संभव कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो हम बात कर ले इसकी, ये क्या था, अति दुर्लभ भूमि संसाधन की उत्पादकता में तीव्र वृद्धि ला सकता है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति एक आश्चर्यजनक उदाहरण है।
कि भौतिक मशीनरी तथा प्लांट की अपेक्षा मानव पूंजी के महत्व ने किस प्रकार उच्च स्थान प्राप्त किया। देखिए टेक्नोलॉजी जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखिए किस प्रकार से काम कर रही है। आप यहाँ हैं, दूर बहुत दूर बैठा हुआ लोग उससे बात कर, वीडियो कॉल सब कुछ बात कर ले रहे हैं। अब तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि अब तो ऐसा चीज़ अब बन गया, एक ऐसा ईयरफोन भी बन गया है कि आपको कुछ लगाने की जरूरत भी नहीं है। अब क्या था, पहले क्या था, वायर वाला था, अब ब्लूटूथ वाला आया, बड्स वाला आया। अब आपको कुछ लगाने की जरूरत भी नहीं है, आप बस ऐसे फ़ोन लिए हैं, आपके सीधे आपके कान में गाना बजेगा। तो ये कैसे संभव हो पाया है? शिक्षा से। हरित क्रांति जो था वो शिक्षा से ही संभव हुआ कि नहीं, किसानों का जो अनाज था उसमें वृद्धि हुआ। ठीक है, हम इसमें देखेंगे कि अभी देखें इसमें कि कैसे जापान जो है डेवलप हो, उस किस पे काम किया, शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे। अब हम बात कर लें पुरुष और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप। पुरुष और महिलाओं में भेदभाव क्या है? पुरुष और महिलाओं में भेदभाव तो शुरू से होते आया है और आज भी हो रहा है, कहीं कम कहीं अधिक हो रहा है भेदभाव, और भेदभाव नहीं होना चाहिए। विलास और शकल की तरह लोग विभिन्न क्रियाकलापों में संलग्न हैं। ठीक है, इसमें विलास क्या करता है, मछली बेचता है, और शकल एक फॉर्म में नौकरी मिल गई उसको, अपना अपना काम कर रहे हैं। देखिए 3 तरह के क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इन 3 प्रकार के, अब इकोनॉमी में बात करेंगे तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक, इसको किसको क्या बोलते हैं, कैसे बांटा गया है, इसको हम बता रहे हैं अभी। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्र इसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होता है सेकेंडरी, और तीसरा होता है टर्सरी। इंग्लिश में अगर हम इसको बोलें तो प्राइमरी सेक्टर, और सेकंड होता है सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा होता है टर्सरी सेक्टर। तो प्राथमिक सेक्टर में आता है कृषि, वानिकी, अगर एक तरह से जो जितनी प्राकृतिक चीज़ें हैं एक तरह से ही कहिए तो वो क्या है, प्राइमरी सेक्टर में आया। पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, मुर्गी पालन, ठीक है, ये सब क्या हो गया, प्राइमरी सेक्टर में आता है। सेकेंडरी सेक्टर की बात कर लें तो सेकेंडरी सेक्टर में आता है मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कोई भी प्राकृतिक चीज़ है उससे हम कन्वर्ट करके दूसरी चीज़ में, दूसरा चीज़ हम उसको बना रहे हैं, तो वो क्या हो गया, सेकेंडरी। और टर्सरी की अगर बात कर ले, टर्सरी सेक्टर जो है इसमें व्यापार, परिवहन, जैसे कोई भी चीज़ है, कोई भी माल है, यहाँ से कहीं और हम ट्रांसफ़र करते हैं रेलवे के द्वारा, एरोप्लेन के द्वारा, किसी भी चीज़ से, वो आ जाता है टर्सरी में। ठीक है, संचार, बैंकिंग, बीमा, ये सब क्या आ जाता है, टर्सरी में आ जाता है। और भी 2 तरह के सेक्टर हैं, उसको भी हम बताएंगे आगे। अगर हम इसकी बात करें तो ये सब का क्या होता है, राष्ट्रीय आय में काउंट होता है। जो नेशनल इनकम है ये सब काम का काउंट होता है, लेकिन जो महिलाएं होती हैं घर में काम करती हैं वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता है, उनका कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई पेमेंट नहीं मिलना, वो कितना भी कुछ कर लें कुछ नहीं होना उसका। तो भेदभाव तो है ही है ना। और ये फिक्स कर दिया गया कि नहीं है, घर में महिला है तो खाना वही बनाएगी, घर में महिला है तो कपड़ा वही धुलेगी, घर में महिला है तो प्रेस वही करेगी, ऐसा थोड़ी होता है। अब ये बताइए, अब मार्केट से खरीद के लेके आते हैं वॉशिंग मशीन, क्या उस पर लिख के आता है क्या कि नहीं ये वॉशिंग मशीन है, सिर्फ महिलाएं यूज कर सकती हैं, इसमें सिर्फ महिलाएं कपड़ा धुलेंगी? ऐसा तो कुछ लिखा नहीं होता है। गैस चूल्हा लेके आते हैं, क्या उस पर लिखा रहता है क्या कि नहीं बस महिलाएं यूज करेंगी? तो फिर वो काम महिलाओं की महिलाओं को ही क्यों दिया जाता है? अगर वो नौकरी कर रही है, कुछ भी कर रही है, वो दिन भर काम करने के बाद भी वो शाम को आने के बाद उसको खाना बनाना सुबह शाम का कंपलसरी है। लेकिन एक आदमी जो होता है अगर वो बाहर काम कर रहा है तो वो थक गया, लेकिन अगर महिला कोई काम कर रही है तो थकी नहीं है, उसको आके घर पे खाना बनाना ही बनाना है दोनों टाइम विदाउट पे। ये क्रियाएं जो हैं आर्थिक क्रिया कहलाती हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में जो तीनों क्षेत्र में जो काम होता है ये आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आर्थिक क्रियाओं के 2 भाग हैं, बाजार और गैर बाजार। ठीक है, मार्केटिंग और नॉन मार्केटिंग। और मार्केटिंग और नॉन मार्केटिंग की बात कर लें तो जैसे कोई भी चीज़ है जिसको हम उत्पादित करते हैं, उगाते हैं और उसको कहीं ले जाके बेचते हैं, हमको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। बेचते हैं तो नुकसान पे तो बेचते नहीं है, लाभ। और किसी लाभ के लिए पैसा को, जैसे इसमें क्या है कि पेमेंट होना चाहिए, और
क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ है तो क्या है, मार्केटिंग क्रियाएं हैं ये, ठीक है। अगर आपको उससे लाभ नहीं है तो वो क्या है, गैर मार्केटिंग है, मतलब नॉन मार्केटिंग है। तो जैसे मान लीजिए आपने फल उगाया या कोई सब्जी उगाया और उसको ले जाके, जैसे धान गेहूँ उगाते हैं, उसको ले जाके मार्केट में बेचते हैं, तो वहाँ पे क्या मिलता है, आपको पैसा भी मिलता है और लाभ भी मिलता है, तो आप बेच देते हैं, तो वो क्या है, बाजार क्रिया है, मार्केटिंग प्रोसेस है। और नॉन मार्केटिंग की बात कर लें तो जैसे मान लीजिए कि आपका घर है, घर के आगे थोड़ा सा ज़मीन खाली पड़ा है, आप वहाँ पे थोड़ी सी सब्जी या कुछ ऐसा लहसुन मिर्चा बो दिए और उसको खुद में ही उपयोग में ले रहे हैं, उसको कहीं ना बेच रहे हैं, ना किसी लाभ को लेकर के, ना किसी भी चीज़ को लेकर के, ठीक। तो वो क्या है, वो स्व उपभोग के लिए अगर उसको यूज कर रहे हैं